दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम लोग दैनिक जागरण का एक आर्टिकल है जिसमें शराबबंदी का सच, सुधार या सियासत, इस टॉपिक पे ये आर्टिकल है, तो हम लोग इसको कवर करते हैं। तो चलिए, ये जो लेखक हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ दिल्ली के। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि बिहार में शराबबंदी का मुद्दा फिर एक बार उठा है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस मुद्दे को जोर शोर से हवा देने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप देखे होंगे कि अभी बहुत चुनाव है तो उसमें प्रचार किया जा रहा है। उसी में एक जन स्वराज पार्टी है जिसके अध्यक्ष हैं या सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो शराबबंदी को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि शराब जो है फिर से शुरू हो जाएगा बिकना। ठीक है, उनका कहना है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह घंटों भर के अंदर राज्य से शराबबंदी को खत्म कर देंगे। उन्होंने देश की सबसे चर्चित राजनीतिक बहस को फिर से जगा दिया है। यानी इसी के संबंध में ये लेखक कह रहे हैं कि उनका जो कहना है प्रशांत किशोर का कि वो शराबबंदी को शुरू करेंगे, मतलब खत्म करेंगे और शराब शुरू करेंगे। ठीक है, देश में शराबबंदी के पक्ष में और विपक्ष में अक्सर दलीलें दी जा रही है। ऐसे में इसके तमाम पहलुओं को समझा जाना चाहिए। तो देखिए, इसको आगे लेखक लिखते हैं कि वर्तमान में 4 राज्यों बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में शराबबंदी लागू है। गुजरात में 1 मई 1960 से शराब पर प्रतिबंध लागू था, जब वह महाराष्ट्र से अलग राज्य बना था। ठीक है, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे से अलग हुए थे। ठीक है, नागालैंड में 1989 से शराब प्रतिबंधित है। मिजोरम में 1997 से शराब बंदी की, वर्ष 2014 में हटाई, फिर 2019 में दोबारा लागू की और हाल ही में मार्च 2025 में एक संशोधन विधेयक पारित किया जो स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों से बनी शराब और बियर की बिक्री की अनुमति देता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि लक्षद्वीप में भी शराब निषिद्ध है। केवल बंगाराम द्वीप पर पर्यटकों को सीमित इस्तेमाल की अनुमति है। इसके अलावा कुछ राज्यों में धार्मिक या पवित्र स्थलों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। ठीक है, अब देखिए, लेखक बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी के क्या परिणाम हैं। तो देखिए, बिहार में 5 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। इसके पीछे मुख्य कारण महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त कराने की मांग थी। महिलाओं की मजबूत आवाज़ और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। देखिए, लेखक बता रहे हैं कि जो शराबबंदी है, ये तो पहले देख लीजिए कि 5 अप्रैल 2016 को बंदी किया गया था और इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता था और जो कई सारी सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो शराब के कारण जो है मजबूत हो जाती थी। ठीक है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो है निर्णय लिया गया और साथ में ये भी कहा जा सकता है कि महिलाओं की मजबूत आवाज़ और वोट बैंक की राजनीति को भी इसमें ध्यान रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार महिलाओं के हित में पंचायत और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला कर चुके थे। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन चुका था। यानी कि देखिए, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इन निर्णयों से महिला वोटरों पर नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत हुई थी। वर्ष 2020 के चुनाव में शराबबंदी लाने के लिए महिलाओं ने नीतीश कुमार को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वोट दिया था। ठीक है, आगे देखा जाए तो लेखक बताते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में इस निर्णय की व्यापक प्रशंसा हुई। घरेलू हिंसा में कमी आने की खबरें आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता धरातल की वास्तविकता इस नीति के आदर्श से अलग देखने को मिली। क्या अलग देखने को मिली, अब समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, इस नीति के लागू होने के 9.5 वर्षों के बाद भी बिहार के समाज में शराबबंदी के मिश्रित परिणाम देखने को मिले हैं। एक ओर महिलाओं ने इसे सामाजिक राहत की ओर देखा, वहीं दूसरी ओर राज्य का एक बड़ा वर्ग इसे आर्थिक नुकसान और सामाजिक पाखंड के रूप में देखता है। यानी यहाँ पर दृष्टिकोण 2 हो जाता है, एक महिलाओं का दृष्टिकोण और एक दूसरा वर्ग है जो इसको आर्थिक नुकसान और सामाजिक पाखंड के रूप में देख रहा है। आगे देखा जाए तो शराबबंदी से पहले 2015-16 में शराब से सरकार को 3,142 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में राजस्व मिला था। 2015-16 में 3,142 करोड़ रुपया जो है एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिला था। शराबबंदी लागू होने के बाद यह घटकर 2016-17 में 30 करोड़ रुपए रह गया। इसके बाद से यह लगभग नगण्य हो गया। कुल मिलाकर बिहार को सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की लगभग 1% और कुल टैक्स रेवेन्यू का लगभग 15% का सालाना राजस्व नुकसान हुआ है। शराबबंदी के कारण राज्य को सालाना 20,000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान भी लगाया गया है। तो देखिए, ये शराबबंदी का प्रभाव दिखाया गया है इसमें। आगे देखा जाए तो ये बिहार में जो शराबबंदी है उसका क्या परिणाम हुआ वो बताया गया है। अब आगे देखा जाए न्यायालय क्या टिप्पणी किया है। तो देखिए, न्यायालय का कहना है कि वहीं दूसरी ओर राज्य में चोरी छिपे शराब का सेवन जारी है। इसने राज्य सरकार के सामने कानून व्यवस्था को नई समस्या भी खड़ी कर दी है। बिहार सरकार के अनुसार शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों पर राज्य में 10.85 लाख मामले दर्ज किए गए, जबकि 1805 लोगों को दोषी ठहराया गया।
दूसरी ओर 2021 से 2024 के बीच नकली शराब से 190 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यानी कि देखिए कहीं किसी न किसी रूप में बिहार में शराब जो है मिल ही रहा है, जिसमें सबसे अधिक मामले सारण, सिवान, भोजपुर जिले से आए हैं। इसमें 3 जिले सारण, सिवान और भोजपुर जिले से आए हैं। पटना हाई कोर्ट ने भी हाल ही के निर्णयों में शराबबंदी कानून का पालन करने में विफल रहने पर सरकार की तीखी आलोचना की है। अदालत ने कहा है कि यह नीति अपने नैतिक उद्देश्यों से भटक गई है और अब पुलिस, आबकारी और परिवहन विभाग के लिए आय का जरिया बन गई है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया है कि कानून ने गरीब तबके को असंगत रूप से प्रभावित किया है। यानी देखिए ये न्यायालय का टिप्पणी है कि जो पुलिस है, आबकारी और जो परिवहन विभाग है, इनके लिए आय का ये जरिया बन गया है। ठीक है, आगे देखें तो प्रभावशाली शराब माफिया बच जाते हैं। देखिए जो गरीब तबके के लोग हैं वो प्रभावित होते हैं और जो माफिया हैं इसके शराब के वो बच जाते हैं, ये न्यायालय कह रहा है। चुनावी साल में इसके राजनीतिक पहलू अलग हैं। वर्ष 2016 में जिस वक्त शराबबंदी का कानून लागू हुआ था, नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। बाद में वह एनडीए सरकार के मुखिया बने और कानून लागू रहा। ऐसे में बिहार की सभी पार्टियां इस कानून पर मौन सहमति दे चुकी है, इसलिए व्यवहारिक कारणों से इसे हटाने की मांग तो उठती है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस पर खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहता। शराबबंदी का कानून भाजपा के लिए भी दुविधा की स्थिति पैदा करता है। अगर वह इस कानून को सामाजिक हित से मानती है तो यह सवाल भी उठता है कि फिर अन्य राज्यों में वह इसे लागू क्यों नहीं कर रही है। प्रशांत किशोर भी सवालों के कटघरे में खड़े होते हैं। वह कह रहे हैं कि सरकार इस कानून का सख्ती से पालन नहीं कर पा रही है। फिर वह इसे हटाने की बात करने की जगह क्यों नहीं कहते कि जब उनकी सरकार आएगी तो वह इस कानून को सख्ती से लागू करेगी या करके दिखाएगी। ठीक है, आगे देखा जाए पॉइंट है कि शराबबंदी वाले राज्यों की क्या स्थिति है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए देश के जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है वहाँ की वास्तविक तस्वीर आदर्श स्थिति के विपरीत है। यहाँ की वहाँ भी स्थिति जो है वैसा ही है। गुजरात ने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर सबसे पहले शराबबंदी का कानून लागू किया था। गुजरात स्वतंत्र भारत का पहला ड्राई स्टेट माना जाता है। अलग राज्य बनने के समय से ही यहाँ पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब माफिया यहाँ भी सक्रिय है। कई बार शराब की अवैध तस्करी पकड़ी गई है। यहाँ से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह है कि पर्यटन और उद्योग क्षेत्र में परमिट लीकर यानी विदेशी और बिजनेस यात्रियों को अनुमति पत्र से शराब खरीदने की छूट यहाँ उपलब्ध है। इसी तरह नागालैंड में धार्मिक सांस्कृतिक कारणों से शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन व्यावहारिक ढील दिखाई देती है। कई समूह शराबबंदी का समर्थन करते हैं, लेकिन युवाओं में अवैध शराब और ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है। मिजोरम में भी 2025 में आंशिक ढील के बाद नया मॉडल सामने आया है। कई संगठनों के विरोध के बावजूद सरकार का तर्क है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अवैध शराब का सेवन जारी है। वहीं लक्षद्वीप में प्रतिबंध ज़्यादा सख्त है, लेकिन सीमित पर्यटन छूट यहाँ भी दी गई है। फिर भी आबादी कम होने की वजह से यहाँ शराबबंदी प्रभावी है। देखिए यानी कि कहने का मतलब है कि जिन राज्यों में जो शराबबंदी है तो वहाँ भी जैसे जो बिजनेसमैन हैं या जो भी पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक, उनके लिए सीमित मात्रा में शराब जो है उपलब्ध कराया जाता है या अनुमति पत्र के द्वारा शराब खरीदने की छूट है। आगे देखा जाए दूसरे राज्यों में ये विफल क्यों रहा, तो देखिए ये भी देख लेते हैं। भारत में कई राज्यों में शराबबंदी के प्रयोग किए, लेकिन व्यवहारिक कारणों से उसे वापस लेना पड़ा। हरियाणा में बंसीलाल सरकार ने 1996 में शराबबंदी लागू की, परंतु 32 महीने के बाद राजस्व हानि और तस्करी बढ़ने के कारण इसे हटा दिया गया। आंध्र प्रदेश में भी 1995 में एन.टी. रामा राव ने इसे लागू किया, परंतु 1997 में चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का हवाला देकर इसे वापस लिया। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मणिपुर में भी आंशिक अवधि के लिए शराबबंदी लागू हुई, लेकिन पर्यटन और राजस्व कारणों से बाद में इसे हटा दिया गया। जिन राज्यों में शराबबंदी लागू की गई वहाँ अवैध शराब के व्यापार में वृद्धि देखी गई। प्रशासन इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखा सका। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार के मामले बढ़े और सरकार को भारी राजस्व की हानि झेलनी पड़ी। ठीक है, आगे देखा जाए तो समाज का एक तबका भी शराबबंदी के विरोध में खड़ा रहा। कानूनी तौर पर तो शराबबंदी लागू रही, लेकिन धरातल पर स्थिति विपरीत रही। इसके साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव देखने को मिला। सरकार बदला तो शराबबंदी का कानून भी वापस ले लिया गया। तो देखिए ये आप चुनौती में डाल सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं अगर शराबबंदी किया जाता है तो हम लोग क्या देखें कि इसमें शराबबंदी कहाँ है और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, न्यायालय का क्या टिप्पणी है, शराबबंदी वाले राज्यों की क्या स्थिति है या दूसरे राज्यों में ये विफल क्यों रहा है। एक पॉइंट इसमें और देख लेते हैं कि जो संवैधानिक दृष्टिकोण है वो उसका क्या मतलब कहाँ उल्लेख किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान में शराबबंदी का उल्लेख अनुच्छेद 47 में किया गया, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। यह अनुच्छेद राज्य को इस दिशा में कार्य करने
की संवैधानिक प्रेरणा देता है कि वह अपने नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए नशीले पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर रोक लगाए। ठीक है, भारतीय राज्यों की शराबबंदी लागू करने की संवैधानिक आधार अनुच्छेद 47 से ही मिलता है। अनुच्छेद 47 कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले प्रावधान न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात राज्य यदि चाहे तो शराबबंदी लागू कर सकता है, लेकिन इसे लागू करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती है, कानूनी बाध्यता नहीं है। तो ये आर्टिकल जो है 47 है, जो कि DPSP में इसका उल्लेख किया गया है कि शराबबंदी होना चाहिए या कोई भी नशीला पेय पदार्थ जो है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उस पर रोक लगाना चाहिए। आगे देखा जाए न्यायालय की व्याख्या भी देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम FN बलसारा 1991 मामले में यह माना कि शराब पर प्रतिबंध का विचार स्वास्थ्य और सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है। अदालत ने यह भी कहा है कि शराब ऐसे उत्पादों में आते हैं जिन्हें वाणिज्य से बाहर की वस्तुएं माना गया है, अर्थात शराब का व्यापार मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। भारतीय संविधान राज्यों को यह नैतिक दायित्व सौंपता है कि वह जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ कदम उठाए, परंतु संविधान राज्य को कोई सख्त या दंडनीय बाध्यता नहीं देता। यही कारण है कि शराब का प्रश्न अंततः कानून से अधिक सामाजिक और आर्थिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। बिहार चुनाव में शराबबंदी का मुद्दा समाज और राजनीति की परीक्षा है। देश और समाज के सामने आज भी नशा मुक्ति का सपना एक चुनौती है। यह सपना केवल कानून से नहीं, सामाजिक जागरूकता और व्यवहारिक नीति के समन्वय से ही साकार होगा। तो देखिए, न्यायालय भी कुल मिलाकर अगर ये पॉइंट पढ़ा जाए तो आर्टिकल 47 को ही आधार बनाकर और ये बता रहा है। और DPSP है, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स और DPSP में सबसे बड़ी बात है DPSP ये फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। अगर राज्य कोई राज्य कोई मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करता है नागरिकों के, तो उसके विरुद्ध में न्यायालय जाया जा सकता है। लेकिन जो DPSP है इसमें क्या है कि यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इसे लागू करे या न करे। तो इस तरह से जो है राज्य जो है कहीं जो है मतलब इसको बंद करना चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। ठीक है, यस। तो चलिए, ये जो है सेकंड पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, BPSC के मुख्य परीक्षा के लिए। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।